फौजियों को बस्तियों में मुजाहिदीन नहीं मिले, लेकिन वो महज अपना गुस्सा और झुंझलाहट निकाल रहे थे। उन्होंने बेगुनाहों पर जुल्म ढाया, घरों को जलाया, एहतजाज करने वालों को संगीनों से छलनी किया और उनकी लाशें रास्तों पर बिछा दी। वो चीख चीख कर धमकी दे रहे थे कि एहतजाज करने वाले हर शख्स का यही हश्र होगा। फिर उसी रोज शाम से जरा कबल तकरीबन 35 फौजी 2 जीपों और 2 ट्रकों में सवार होकर हमारी बस्ती में घुस आए। आते ही लूट मार और बूढ़ों, बच्चों और औरतों पर तशद्दुद शुरू कर दिया। उन्हें मालूम हो चुका था कि कैंप की तबाही से एक रोज पहले 2 मुजाहिदीन ने चंद घंटों के लिए इस बस्ती में, खासकर आयशा के घर में क़याम किया था। 4 फौजी हमारे घर आए। अम्मा ने मुझे पिछले दरवाजे से निकाल दिया और मैं गली के सिरे पर चाची रशीदा के घर में छुप गई। थोड़ी देर बाद फौजी अम्मा को मारते पीटते, बालों से पकड़कर घसीटते हुए बस्ती के चौक पर ले आए। चाची रशीदा के घर वालों ने मुझे एक कमरे में बंद कर दिया, जहां अम्मा की चीखें मेरे कानों से टकराती रहीं। बस्ती में शोर बढ़ता रहा और फौजी हमारे घर समेत कई मकानात को आग लगा चुके थे। शाम का अंधेरा फैलने लगा और फौजी अब घरों में घुसकर जवान लड़कियों को बाहर निकाल रहे थे। चाची रशीदा का भाई मुझे और अपनी जवान बेटी ताहिरा को लेकर छुपता छुपाता बस्ती से निकला और हम दोनों को गुलमर्ग की तरफ जाने वाले रास्ते के करीब ऊंची झाड़ियों में छुपा दिया। हमारा मकसद था कि जब भेड़िए वापस चले जाएं तो हम भी बस्ती लौट आएं। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था और बस्ती के कई मकानों में आग लगी हुई थी। हम दोनों खौफ से कांपती हुई झाड़ियों में छुपी थीं, जब एक जीप और 2 ट्रक हमारे सामने से गुजरे। आखिर में आने वाली जीप हमारे सामने सड़क पर खराब होकर रुक गई। जीप बगैर छत के थी और पिछले हिस्से में बैठे 2 फौजी एक लड़की नूरी को दबोचकर अजियत दे रहे थे, जिसकी कराहने की आवाजें हम तक पहुंच रही थीं। दूसरी गाड़ियां आगे निकल चुकी थीं। मैं और ताहिरा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर हम में ना जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि हमने एक खतरनाक फैसला कर लिया। हम एहतियात से झाड़ियों से निकली और चीखते दहाड़ते हुए जीप पर हमला कर दिया। हमारी चीखों से फौजी बदहवास हो गए और हमने उनकी राइफलों पर कब्जा कर लिया। पहले हमने नूरी को छुड़ाकर जीप से उतारा और फिर उन दोनों फौजियों को गोलियों से भून दिया। ताहिरा ने भागने वाले ड्राइवर को भी ढेर कर दिया। हमने तीनों फौजियों की राइफलों पर कब्जा कर लिया और फालतू मैगजीन भी उठा लिए। उसी दौरान एक ट्रक वापस आता दिखाई दिया तो हम फौरन सड़क से हटकर झाड़ियों और पत्थरों में छुप गए। अब हमारे दिलों से खौफ मिट चुका था और हौसले बढ़ गए थे। हमने मकबूल भाई से शौकी तौर पर राइफल चलाना सीखी थी, लेकिन आज पहली बार हमें अमली तौर पर मौका मिला था। ट्रक जीप से चंद गज के फासले पर रुका और तकरीबन 6 फौजी उतरकर लाशों की तरफ दौड़े। वो ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में थे और मुकम्मल तौर पर हमारी जद में आ चुके थे। इससे पहले कि वो सूरत-ए-हाल को पूरी तरह समझ सकते, हमने फायर खोल दिया। 3 फौजी ढेर हो गए और बाकी फौरन ट्रक की तरफ दौड़े, ये समझते हुए कि मुजाहिदीन की पार्टी यहाँ पहुँच गई है। ट्रक मुड़कर तेजी से भागा और उस पर सवार फौजी अंधेरे में अंधाधुंध फायरिंग कर रहे थे। नूरी की कमीज तार तार हो रही थी, क्योंकि फौजी उसे रास्ते भर नोचते आए थे। हम लोग बस्ती में वापस आए तो मेरा घर शोलों की लपेट में था और मेरी माँ की लाश चौक में पड़ी थी। बस्ती के लोग खौफजदा और सरासीमा थे। उस दिन नूरी के वालिद भी उन्हीं दरिंदों की बर्बरियत का शिकार हो चुके थे और बस्ती में मजीद 3 लाशें बिखरी पड़ी थीं। हमने सुबह होने से पहले ही तमाम लाशों को दफन किया और मैंने उनकी कब्रों पर खड़े होकर उनके खून के एक एक कतरे का बदला लेने का अहद किया। रात खैरियत से गुजर गई, क्योंकि ये भारतीय फौजी बड़े बुज़दिल होते हैं। वो शाम के बाद अपनी छावनियों से बाहर नहीं निकलते। उन्होंने रात भर कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की और उनके 5 साथियों की लाशें रात भर सड़क पर पड़ी रहीं। मुझे यकीन था कि सुबह होते ही वो भारी तादाद में दोबारा हमला आवर होंगे, लिहाजा मैंने दिन की रोशनी फैलने से पहले ही वहां से निकलने का फैसला किया। ताहिरा को चाची रशीदा पहले ही रात को करीबी बस्ती में एक
रिश्ते दार के पास ले जा चुकी थीं। नूरी जो अब्दुल्लाह की मंगेतर थी, मेरे साथ चलने को तैयार हो गई और फिर अब्दुल्लाह भी हमारे साथ हो गया। हमने एक महफूज ठिकाना तलाश कर लिया है। हम जानते हैं कि दिन के वक्त फौजी गाड़ियां शाहराह पर गश्त करती हैं। पहले दिन हमने एक अकेली जीप को निशाना बनाया जो उड़ी से 12 मौला की तरफ जा रही थी। हम घात लगाए बैठे थे, उसमें ड्राइवर समेत 4 फौजी थे जो सब हमारे हाथों मारे गए। उस जीप से हमें बहुत सा एमुनेशन और कई दस्ती बम मिले। पिछले 3 रोज से हम उसी शाहराह के मुख्तलिफ मकामात पर छापा मार कार्रवाइयां करके भारतीय फौजियों को मुसलसल नुकसान पहुंचा रहे हैं। आज भी हम रात के आखिरी पहर 3 बजे घात लगा कर बैठे थे और जैसे ही हमने ट्रकों पर हमला किया, दूसरी तरफ से फायरिंग की आवाज सुनकर मैं समझी कि मुजाहिदीन की कोई बड़ी पार्टी आ गई है। हमारे हौसले बढ़ गए, लेकिन खोदा पहाड़ निकला चूहा। मैंने अनगोरी की बात पूरी कर दी और अनगोरी ने हल्का सा कहकहा लगाया। लेकिन तुम दोनों ने भी हमें बड़ा हौसला दिया था, अनगोरी ने संजीदगी से कहा। 2 तरफ से हमला हुआ तो भारतीय सूरमा यही समझे कि मुजाहिदीन की किसी बड़ी पार्टी ने हमला किया है। और फिर अब्दुल्लाह ने बरवक्त हैंड ग्रेनेड फेंक कर बड़ा काम कर दिखाया। मैं तुम लोगों की हिम्मत की दाद देता हूँ। मैंने चलते चलते अनगोरी का हाथ पकड़ लिया। उसने गर्दन घुमाकर मेरी तरफ देखा, मगर ना एतराज किया ना हाथ छुड़ाया। मैंने पूछा, क्या गोलियां चलाते और खून बहते देखकर तुम्हें खौफ नहीं आता? उसने जवाब दिया, खौफ और डर, ये चीजें अब मेरे लिए बेमानी होकर रह गई हैं। मेरा डर तो उस रोज दूर हो गया था जब मैंने और ताहिरा ने नूरी को फौजियों के शिकंजे में देखकर जीप पर हमला किया था। और फिर मैंने अपनों का खून बहते देखा है। इन भारतीय भेड़ियों का खून बहते देखकर मुझे खौफ क्यों महसूस होने लगा? बल्कि हकीकत तो ये है कि जब मैं किसी भारतीय फौजी को गोली खाकर गिरते और उसके जिस्म से खून के फवारे उबलते देखती हूँ तो मुझे अजीब सा सुकून मिलता है। मैंने अनगोरी की तरफ देखा, उसके चेहरे पर अजीब तासुरात थे। हम एक बार फिर रुक गए और हसन भी करीब आकर एक दरख्त से टेक लगाकर बैठ गया। हम पहाड़ की चोटी पर थे, जहां से नीचे नशेब में छोटी छोटी पहाड़ियों का तवील सिलसिला नजर आ रहा था। हम तकरीबन 1 घंटे तक बैठे रहे, फिर उठकर एक तंग रास्ते में दाखिल हो गए। यहाँ हवा बहुत तेज थी जो हमें मुसलसल पीछे की तरफ धकेल रही थी। तकरीबन आधे घंटे बाद हम एक खुली और बड़ी हसीन जगह पर पहुँचे, जहाँ दूर तक दरख्तों के झुंड और घास में रंग बिरंगे जंगली फूल बहार दिखा रहे थे। हम एक छोटी सी नदी पर रुक गए, जिसका शफ्फाफ पानी उछलता और गुनगुनाता हुआ बह रहा था। मैंने जी भरकर ठंडा पानी पिया और मुंह पर छींटे मारे। फिर हम चंद मिनट रुके और नदी के साथ साथ ऊपर की तरफ चलने लगे। तकरीबन 100 गज आगे एक सरसब्ज चट्टान के साथ घूमते ही हम रुक गए। दरख्तों के झुंड के नीचे एक बड़ा तालाब था, यही वो चश्मा था जिससे नदी निकल रही थी। तालाब के बाएं तरफ घास फूस का एक झोंपड़ा बना हुआ था और एक बूढ़ा आदमी झोंपड़े के सामने बिछी चारपाई पर बैठा रस्सी बट रहा था। उसकी उम्र 60 के लगभग थी और दाढ़ी और सर के बाल बर्फ की तरह सफेद थे। हमें देखकर उसने रस्सी वाली चरखी नीचे रख दी और खड़ा हो गया। आ गई बेटी, वो अनगोरी की तरफ देखते हुए बोला। ये दोनों हैं तो अपने ही टाइगर, मगर उनके नाम बता दो बेटी, ताकि इन्हें मुखातिब करने में आसानी रहे। ये शमरूज है और ये हसन, अनगोरी ने हमारा तारुफ कराया। आज इत्तिफाक से ये भी उसी शिकार पर झपटे थे जो हमारा निशाना था। बूढ़ा मुस्कुरा दिया, कुछ तो उस बदबख्त शिकार के चीतड़े उड़ गए होंगे। अनगोरी भी मुस्कुरा दी, हाँ बाबा, यही समझ लो, चीतड़े ही उड़ गए उनके। बाबा ने कहा, नूरी और अब्दुल्लाह तुम्हारे साथ नहीं हैं। अनगोरी ने जवाब दिया, वो बस आते ही होंगे, पर हमें तो बहुत भूख लग रही है बाबा। अच्छा, तुम लोग बैठो, मैं अभी चावल उबाल लेता हूँ। सफेद रीश बूढ़े ने ये कहते हुए झोंपड़े के पिछली तरफ का रुख किया। हसन फौरन चटाई पर लेट गया। मैं और अनगोरी एक दूसरे से कुछ फासले पर बैठ गए।
मेरी नजरें बार बार अंगोरी पर पड़ रही थीं। उसने सर का रुमाल खोल दिया था। उस दिन मैंने इसे 2 चोटियां बांधे देखा था। सीने पर लहराती वो चोटियां भी अच्छी लगी थीं और अब बिखरे हुए सियाह रेशमी बाल भी बहुत खूब लग रहे थे। जब अंगोरी ने मुझे खुद को यूं गहरी नजरों से घूरते देखा तो उसके चेहरे पर हल्की सी सुर्खी फैल गई और निगाहें झुक गईं। मैं बेइख्तियार मुस्कुरा दिया। इस वक्त मेरे सामने वही अंगोरी बैठी थी जिसे मैंने पहली बार उसके घर में देखा था, शर्माई, लजाई और बोझल सी लड़की। थोड़ी ही देर बाद नूरी और अब्दुल्लाह भी पहुंच गए और वो खासे थके हुए लग रहे थे। नूरी ने अपनी सब मशीन गन एक तरफ रखी, सर का रुमाल खोला और चटाई पर लेटकर अपना सर अंगोरी के घुटने पर रख दिया। अंगोरी प्यार से उसके बालों में उंगलियां फेरने लगी। फिजा में उबलते चावलों की खुशगवार महक फैल गई थी। झोंपड़े के पीछे वो बाबा चावल तैयार कर रहा था। उनकी इश्तिहा अंगेज खुशबू ने मेरी भूख को मजीद चमका दिया। मैंने अंगोरी से पूछा, ये बाबा कौन है और इस वीराने में क्यों रह रहा है? मेरा ख्याल है करबो जवार में कोई बस्ती भी नहीं है। अंगोरी ने बताया, उनका नाम अब्दुल फता है। बरसों पहले ये नाम भारतीय फौजियों के लिए खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ था। ये अपने मुजाहिदीन के साथ जिस चौकी या कैंप पर भी हमला करते, वहां लाशों के सिवा कुछ बाकी ना रहता। भारतीय फौज के बाज़ जनरल भी उनका नाम सुनकर थर थर कांपने लगते थे। अब्दुल फता अपनी जिंदगी में कम अज कम 3 मर्तबा पकड़े गए, लेकिन भारतीयों की बनाई हुई कोई भी जंजीर इन्हें पाबंद सलासिल नहीं कर सकी। ये हर बार भाग निकले। मशहूर हो गया कि ये माफोक अल्फतरत कुव्वतों के मालिक हैं। फिर भारतीय फौजियों को हुक्म दे दिया गया कि अब्दुल फता को गिरफ्तार करने की बजाय देखते ही गोली से उड़ा दिया जाए। बाबा अब्दुल फता के बदन पर जख्मों के बेशुमार निशान हैं। वो कम अज कम 7 मर्तबा गोलियों का निशाना बने, बेपनाह तशद्दुद बर्दाश्त किया, मगर जिंदा रहे। आज़ादी की लगन ने इन्हें जिंदा रखा। अब्दुल फता 30 साल तक भारतीयों के लिए हवा बने रहे। फिर जब उनके कुवा जवाब देने लगे तो आन्हू ने छापा मार कार्रवाइयों में अमली हिस्सा लेने के बजाय मुजाहिदीन को तरबियत देना शुरू कर दी और फिर गोशा नशीन हो गए। अब्दुल फतह ने पिछले 3 साल से यहाँ डेरा जमा रखा है। अल्लाह अल्लाह करते हैं और वतन की आज़ादी की दुआएं मांगते रहते हैं। ये दरख्त, पौधे, गुनगुनाती हुई नदी, चहचहाते परिंदे और कुदरती नज़ारे ही उनके साथी हैं। यहाँ से तकरीबन 5 कोस के फासले पर इस पहाड़ के पीछे एक बस्ती है। बाबा हर 2 हफ्ते बाद उस बस्ती में जाकर अपनी ज़रूरत की चीज़ें ले आते हैं। बस्ती का कोई भी दुकानदार उनसे पैसे लेने को तैयार नहीं होता, मगर ये बगैर कीमत के कोई चीज़ नहीं लेते। यहाँ बैठे रस्सियाँ बुनते रहते हैं, जिन्हें बेचकर ज़रूरत की चीज़ें खरीद लेते हैं। गाजी अब्दुल फतह का नाम मेरे लिए अजनबी नहीं था। बचपन में कई बार ये नाम सुना था और मुझे याद था कि ये कई मर्तबा सूपुर भी आ चुके थे। मुझे खुशी हो रही थी कि आज मुझे इस अजीम मुजाहिद की ज़ियारत का शर्फ हासिल हुआ, जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी वतन की आज़ादी के लिए लड़ते हुए गुजार दी थी और आज भी भारतीय फौज के जर्नलों और कश्मीर के पतली हुक्मरानों को जिनकी तलाश थी। तकरीबन आधे घंटे बाद बाबा अब्दुल फतह ने चावलों की पतीली और चंद प्लेटें चटाई पर हमारे सामने रख दीं। नूरी और हसन भी उठकर बैठ गए। जिसने जितना खाना हो खुद ही निकाल लो बेटा। बाबा अब्दुल फतह आलती पालती मारकर बैठ गए। अंगोरी ने एक प्लेट में चावल निकालकर वो प्लेट बाबा के सामने रख दी और फिर हमें प्लेटों में निकाल कर देने लगी। गरम गरम चावलों से उठने वाली खुशबू मेरी भूख मजीद बढ़ा रही थी। मुझे चावलों के ठंडा होने का इंतजार करना पड़ा। नमक मिले हुए ये चावल बहुत जायकेदार लग रहे थे। चावल खाते हुए मैं बाबा अब्दुल फतह से बातें भी कर रहा था। आप सूपुर भी तो आ चुके हैं। मैं उस वक्त बहुत छोटा था, मगर कई मर्तबा आपके बारे में सुना था। हाँ, मैं कई मर्तबा सूपुर जा चुका हूँ, बाबा अब्दुल फतह ने कहा। मुझे अब भी सब कुछ याद है। बाबा अहमद अली अब्बास, गुलाम अकबर दुकानदार और रसूल बख्श लोन, उन्होंने हमेशा हमारा साथ दिया।
انہوں نے کبھی بندوق نہیں اٹھائی، لیکن میرے نزدیک ان کا رتبہ بھی غازیوں اور مجاہدوں سے کم نہیں۔ تم بھی سوپور کے رہنے والے ہو؟ کس کے بیٹے ہو؟ میں نے دھیمے لہجے میں جواب دیا۔ رسول بخش لون کا۔ اوہ، مجاہد کا بیٹا مجاہد ہی ہوتا ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ کیسا ہے تمہارا باپ؟ میں نے کہا، وہ شہید ہو گئے۔ بابا عبد الفتح کا ہاتھ جو منہ کی طرف جا رہا تھا، رک گیا۔ انہوں نے نوالا پلیٹ میں الٹ دیا اور میری طرف دیکھنے لگے۔ یہ کب کی بات ہے؟ دوستوں، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔